हेलो। देखिए, बिहार में आपका प्री में 5 क्वेश्चन जे में बनता है और आपका मेंस में भी बनता है। यूपी में आपका ये केवल मेंस में है, यानी कि यूपी जे में प्री में ये नहीं है, केवल मेंस में है। और एचजेएस में आपका मेंस और प्री दोनों में है, यानी कि हर न्यायालय में इसका कार्य ज़्यादा है। यानी कि जहाँ तक न्यायालयों की बात है, जो न्यायालय चलते हैं यानी कि ज़्यादातर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वह आपका इक्विटी के आधार पर ही चलते हैं। तो आखिर इक्विटी होती क्या है? हाँ, इक्विटी को हिंदी में जो कहा जाता है साम्य कहा जाता है। अब साम्य होता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो जो साम्य ये पढ़ाया जाएगा, एक लाइन और याद रखिएगा, इसमें आपका कोई बेयर एक्ट नहीं है। यानी कि ये नहीं कि जाकर आप दुकान से बेयर एक्ट मांगेंगे कि साम इक्विटी का बेयर एक्ट दीजिए। तो इक्विटी या साम्य का बेयर एक्ट नहीं आता। इसमें कुछ सिद्धांत हमें पढ़ने हैं और क्वेश्चन का मॉडल भी देखना है, यानी कि कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ नियम हैं, या आप कह सकते हैं कुछ सिद्धांत हैं। अब उन्हीं सिद्धांतों को दिया जाएगा और जो प्री और मेंस में बनता है, प्री में मुख्य रूप से बनता है कि इस सिद्धांत का अर्थ बताइए। फिर आपका इस सिद्धांत के अपवाद भी पूछ देता है और अंत में जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है, जो बिहार ने इस बार बनाया, एप्लीकेशन ज़्यादा बना रहा है। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि ये सिद्धांत कहाँ कहाँ पाया जाता है। यानी कि जब आप इक्विटी पढ़ेंगे तो तमाम कानूनों की कुछ धाराएं पढ़नी पड़ेंगी जहाँ की वे सिद्धांत पाए जाते हैं। क्योंकि बिहार ने थोड़ा भाई कठिन इस बार क्वेश्चन बनाया था, बिहार मने आयोग ने, और एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा था। आपका तो एप्लीकेशन में भी आपका कह सकते हैं कि ध्यान देना है। यानी कि जो लोग एकदम नए हैं, लॉ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनको सलाह दी जाती है कि भाई जो एप्लीकेशन आपका पढ़ाया जाए तो बस कानून जानिए, उस कानून की वह धारा जानिएगा और धारा में क्या है, पूरा उस कानून को जानने की आवश्यकता नहीं है। पूरे के चक्कर में न पड़िए। जब एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा कि कहाँ इस कानून को माने इस सिद्धांत को अप्लाई किया गया है। इसके बाद आपका इसमें टोटल आपका जो प्रिंसिपल पढ़ने हैं वह 18 है, यानी कि 18 हैं। 18 में भी बंटवारा किया जाता है। 12 जो हैं वह मेन प्रिंसिपल हैं, मुख्य सिद्धांत हैं या प्रधान सिद्धांत कहिए। और जो 6 हमें पढ़ने रहेंगे वह सेकेंडरी प्रिंसिपल या सहायक सिद्धांत या गौण सिद्धांत या द्वितीयक सिद्धांत। अब इन्हें द्वितीयक क्यों कहा जाए, यानी कि जो 6 हम पढ़ाएंगे उन्हें द्वितीयक या सेकेंडरी या सहायक या गौण क्यों कहा जाए, इस बिंदु पर पहले आइए। जो 6 सिद्धांत हम अलग से बताएंगे, वह जो 6 सिद्धांत हैं ये 12 सिद्धांतों में ही कहीं ना कहीं अटैच है। इसीलिए भले उन्हें 6 अलग से हम हल्का हल्का बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो कंपटीशन के लिए आपको पढ़ना है वह 12 ही पढ़ना है। और 6 आपका 4 4 5 5 लाइन उसका अर्थ जानना है, क्योंकि जो 6 सिद्धांत इक्विटी में हम बताएंगे वह इन 12 सिद्धांतों में ही क्या रहेंगे, समा। तो अब समस्या, हाँ ये, इसके बाद जो एक तो 12 सिद्धांतों में से मेंस में क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो मॉडल बिहार और यूपी इस समय अपना रहे हैं वह शुरुआती दौर से मेंस में और प्री में ज़्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं। शुरुआती दौर से मतलब कि इक्विटी को डिफाइन करिए, यानी कि साम्य को डिफाइन करिए। फिर आपका दे दिया
कि साम्य की उत्पत्ति और विकास बताइए, ये बिहार में पूछा गया था। फिर आपका दे दिया कि इक्विटी का नेचर या साम्य की प्रकृति बताइए। तो जो आज का लेक्चर दिया जाएगा, मान के चलिए बिहार में अगर 5 क्वेश्चन आता है तो जाकर मैंने साल भी आप कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाएगा। जो शुरुआती दौर में 1-2 दिन भूमिका बांधी जाती है और पढ़ाया जाता है, 1/3 क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं छोटे छोटे कानूनों में। तो देखिए, आइए इक्विटी को शुरू किया जब है, एकदम शुरुआती दौर से हम चलते हैं। अब ये न कहेगा कि इसका बेरेक्ट ये आइए इक्विटी को आपका इक्विटी यू है भाई, EQUITE, ये जो इक्विटी शब्द है इसको हिंदी में साम्य कहा जाता है। पहले तो ये जानिए क्या कहा जाता है, साम्य। और जब भी कोई आपका क्वेश्चन पढ़िए या जब भी कोई आप कह सकते हैं कि शब्द पढ़िए, तो सबसे पहले उसकी उत्पत्ति देखी जाती है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ। आज लिखवाया नहीं जाए भाई, आज केवल लेक्चर चलेगा, सुनिए, लिखवाया जाएगा कल। आज तो सामान्य बातों में ही समय लग जाएगा। इक्विटी शब्द लैटिन के एक्विटास से बना है, यानी कि जो ये इंग्लिश में इक्विटी शब्द है, ये लैटिन शब्द इक्विटास से बना है। और इक्विटास का मतलब होता है समतल करना या प्लेन कर देना या बराबर कर देना या समता। यानी कि अगर हम इक्विटी का शाब्दिक अर्थ, वर्ड बाय वर्ड अर्थ देखें, इसका मतलब हुआ कि समतल करना, बराबर करना या प्लेन कर देना या समान स्थिति में ला देना, अर्थात समता कर देना। तो कभी काल जो इक्विटी पढ़ी जाती है, तो कई विद्वानों ने तो ये कह दिया है कि जो ये इक्विटी है वह आपका इक्विलिटी है, यानी कि जो ये समता है उसी को हम साम्य कहेंगे, क्योंकि इक्विटी का मतलब ये हुआ कि क्या कर देना, बराबर, प्लेन कर देना। तो आखिर प्लेन किसको किया जाता है, समतल किसको किया जाता है, बराबर किसको किया जाता है। तो इसके लिए पहले आप 1-2 एक्स्ट्रा उदाहरण समझिए और तब कानूनी उदाहरण बताया जाएगा। अब पहले इसका आपका माने जुताई, खेत की जुताई का उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे कि कोई खेत जो जोता जाता है, तो आप भी जानते हैं कि जो उसकी मिट्टी है उखड़ खाबड़ हो जाती है। तो उखड़ खाबड़ मिट्टी को क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए आपका मने प्रयास किया जाता है और आपका प्लाऊ लगाकर क्या किया जाता है, उसको बराबर किया जाता है, समतल किया जाता है। तो सेम उसी प्रकार आपको इक्विटी भी समझनी है। इक्विटी का मतलब ये हुआ, साम्य का मतलब ये हुआ कि जहाँ भी कानून में गलती है या कानून में कह सकते हैं कि आपका उखड़ खाबड़ है, या जहाँ भी कानून में गैप है, या जहाँ भी कानून में लोचा कहा जाता है, किस बात में क्या है, एकदम आसान भाषा है, पहले समझिए, कानूनी में तो बताया जाएगा। जहाँ भी कानून में लोचा है, जहाँ त्रुटि है, जहाँ गलती है, तो ये जो इक्विटी है उस गैप को या कानून में जो छिद्र है उस छिद्र को भरती है, उस गैप को भरती है और एकदम क्या कर देती है, जो उखड़ खाबड़ कानून है, बराबर। अब इसको यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि साम्य वह है जो आपका कह सकते हैं कि न्याय के लिए, जस्टिस के लिए कानून में जो दोष है या जो विधि में दोष है या कानून में जो गलतियां हैं या जिस बारे में कोई कानून नहीं है, वहाँ न्याय के आधार पर, जस्टिस के आधार पर साम्य काम करता है।
और उस आधार पर फैसला न्यायालय देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इक्विटी होगी यह किसी कानून में नहीं मिलेगी। आपका किस धारा में इक्विटी है? इस धारा में बस इक्विटी के कुछ सिद्धांत हैं, और जहाँ की कानून में गैप हो, कानून में खुरदरापन हो, उन गैपों को भरने के लिए न्यायालय इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। अर्थात दूसरे उदाहरण से अब समझिए। दूसरा उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि जहां आपका कह सकते हैं कि जहां आपका कानून माने निश्चित है, यानी कि जहां कोई बात कानून में स्पष्ट रूप से दी गई है, तो साम्य के आधार पर न्यायालय उस कानून के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर संसद ने, यानी कि विधायिका ने या लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना रखा है, उस कानून में किसी बात के बारे में स्पष्ट प्रावधान है, तो न्यायालयों को ये पावर नहीं है कि उन कानूनों में दिए गए नियमों का उल्लंघन करके साम्य के आधार पर, समता के आधार पर या इक्विटी के आधार पर निर्णय सुना दें। ये पावर नहीं है। यहाँ भी एक सिद्धांत आपका बन जाएगा कि जो ये साम्य माने समता ही साम्य है, यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ, माने यहाँ भी आपका आगे सिद्धांत बताया जाएगा। फिर एक बार देखिए, यहाँ जो सिद्धांत बनता है, फिर एक बार देखिए भाई, कि साम्य विधि का अनुगामी होता है। अनुगामी मतलब कि पिछलग्गु, पिछलग्गु मतलब पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला यानी कि फॉलो करने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि साम्य के जो भी सिद्धांत हैं वह कभी भी ये दावा नहीं करेंगे कि हम कानून पर प्रिवेल करेंगे, कानून को ध्वस्त कर देंगे, कानून के बाहर जाकर हम निर्णय देंगे। तो इसको दो तीन उदाहरणों से समझिए अच्छे अच्छे, और आपका फिर एक लाइन बता दिया जाए, तब उदाहरण तीन चार दिया जाए, क्योंकि इक्विटी में उदाहरण ज़्यादा मिलेगा और आपका केस कुछ कम मिलेगा, क्योंकि सिद्धांत पर उदाहरण ही ज़्यादा देना है। तो उदाहरण जो दिया जाएगा वह संविधान से लेकर तमाम कानूनों को जोड़ते हुए हम देंगे। लेकिन आपका दो तीन उदाहरण पहले इक्विटी को समझने के लिए देखिए। पहला उदाहरण हम देखते हैं, पहला अब उदाहरण देखते हैं हम आपका, कह सकते हैं कि निर्भया कांड का। उसमें भी ये सिद्धांत समाहित था कि न्यायालय इक्विटी के आधार पर, साम्य के आधार पर कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, चाहे वह लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ध्यान से इसको समझिए अब इस उदाहरण को, और इस उदाहरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि उच्चतम न्यायालय भी चाह कर भी साम्य के माने साम्य का सहारा लेकर कानून के लिखित पाठ के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता। तो मैं पहले ही बताया कि साम्य काम कहाँ करेगी? जहाँ कानून क्या हो, स्पष्ट हो कि अस्पष्ट? अस्पष्ट। स्पष्ट नहीं तब नहीं। अब इसी को एक उदाहरण से, अच्छा उदाहरण करेंट फिर बताया जाएगा, लेकिन पहला उदाहरण, क्योंकि सारा ये कानून आपका नए नए सामाजिक और आपका कह सकते हैं कि राजनीतिक और आपका अंत में कानूनी उदाहरण पर चलेगा। और जो उदाहरण कानूनी दिए जाएंगे वो सेक्शन भी आपको, अगर माने चाहते हैं कि अच्छे से तैयार हो, तो वो सेक्शन भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में मैं पहले ही बताया कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ रहा है। निर्भया कांड देखा जाए, दिल्ली में निर्भया कांड होता है, फिर आपका पूरे देश से आवाज़ उठती है, वी वांट जस्टिस, यानी कि निर्भया को न्याय दीजिए, हमें न्याय दीजिए। तत्पश्चात तमाम कार्य किए जाते हैं और तमाम कानूनों में परिवर्तन जेस वर्मा समिति की सिफारिश पर 2013 में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बना है
कि 2013 में किन किन कानूनों में बदलाव लाया गया। तो आईपीसी में भी लाया गया, सीआरपीसी में भी और एविडेंस में भी। तीनों मार्क कराइएगा, एक क्वेश्चन आया है ये। किस समिति की सिफारिश पर? तो आपका जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश पर। अब देखिए निर्भया कांड में हुआ क्या। 6 अभियुक्त थे दुराचार के आरोपी। 6 में से आपका 6 पकड़े गए, एक अंडर ट्रायल ही आत्महत्या जेल में कर लिया। इसके बाद बचे आपका 5। 5 में से 4 को अब फांसी पर लटका दिया गया है, बचा उसमें से एक। और वह आपका ये बचाव लिया कि जिस तारीख को हमने अपराध किया उस तारीख को मैं 18 साल से कम था, अतः मेरा ट्रायल जे एक्ट के तहत, जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, यानी कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत अलग न्यायालय में किया जाए। तो उस समय जो कानून था वो भी थोड़ा समझना है। यदि किसी बालक की एज 18 वर्ष से कम है, वह अपराध चाहे कोई भी अपराध करता हो, तो उसे अधिकतम जो सजा दी जा सकती थी, अधिकतम 3 साल ही दी जा सकती थी। वो भी आपका केवल सुधारात्मक सजा, यानी कि दंडात्मक नहीं, कैसा। और अगर आवश्यकता पड़ी तो और 1 साल सुधार के लिए किसी सामाजिक संगठन के अंडर में रखा जा सकता था। तो उसने क्या किया कि वह ये तर्क उठाया, न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया और जो पढ़ा था जहाँ से वहाँ से टीसी बनवा कर लाया और न्यायालय में कहा कि मैं 18 साल से कम। तो उसका मामला अलग कर दिया गया। जुनाइल जस्ट मैंने किशोर न्याय बोर्ड में चला मामला, उसको 3 साल सुधारात्मक दंड दिया गया और फिर 1 साल एनजीओ के अंडर में रखा गया। यानी कि टोटल कितने साल रहा? 4 साल। इसके बाद वह छूट गया। जब छूट गया तो निर्भया के माता पिता पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये कहे कि आप साम्य के न्यायालय हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि यह जो अपराधी हैं यह जेल में रहे, बाहर रहेगा तो खतरा इससे है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया कि हम भी चाहते हैं कि ये भाई आपका निरुद्ध रहे, लेकिन हम भी कानून से बाध्य हैं। और जब कानून ये कहता है कि भाई 3 साल आपका सुधारात्मक दंड, 1 साल एनजीओ के अंडर में, 4 साल से अधिक जेल में रखने का प्रावधान इस कानून के तहत है ही नहीं, तो भले मैं न्याय का न्यायालय हूँ, इक्विटी का न्यायालय हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं भी कानून से बंधा हूँ। इसका मतलब एक लाइन में हुआ कि जो कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान लिखे गए हैं, इक्विटी के आधार पर उन प्रावधानों का उल्लंघन न्यायालयों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इक्विटी कब काम ही करेगी? जहां कुछ क्या हो, लिखा न गया हो, या लिखा गया हो तो क्या हो, कम लिखा गया हो। भाई लिखा तो गया लेकिन क्या लिखा गया? कम। जब स्पष्ट है कि 4 साल हर हाल में, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि हम इससे अधिक की सजा नहीं दे सकते। और आपका जो नियम है कि ये छूट भी गया, सरकार इसको पैसा भी पुनर्वास के लिए देगी और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने पैसा भी दिया कि इनका क्या हो, पुनर्वास। मैंने इसीलिए 2013 में भाई संशोधन किया गया। और एक और काम किया गया कि जो आपका 16 से 18 साल का बच्चा है, अगर सीरियस ऑफेंस करता है तो उसे वयस्क की तरह ट्रीट किया जाएगा। वो तो अलग है कि जे एक्ट में जाएगा। यानी कि उदाहरण से बताने का ये प्रयास किया गया कि आपका कानून जहां स्पष्ट है वहां ये इक्विटी के सिद्धांत काम नहीं करेंगे, एक लाइन में। क्योंकि जो इक्विटी होगी, जो साम्य के सिद्धांत होंगे, वो कानून को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे कि उसके अगेंस्ट में लागू होंगे, तो कभी भी अगेंस्ट में लागू नहीं होंगे। इसके बाद आपका जो
दूसरा उदाहरण आपका जो दूसरा उदाहरण पढ़ा जाता है वह फिर एक बार देखिए। आपका बिहार जे में ये क्वेश्चन बना था, इसी बार बना था। जो ये इक्विटी है या साम्य है या समता, आसान भाषा में कहिए, क्योंकि साम्य मतलब ही क्या होता है, बराबर करना। तो इक्विटी किस पर आधारित है, इसका आधार क्या है? तो गुड कंसेंस। गुड कंसेंस मतलब हुआ कि अंतरात्मा या आत्मा से या दिल से जो बात निकले। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें अंतरात्मा से निकलती हैं, जो बातें कह सकते हैं कि आत्मा आपकी कहती हैं, जो बातें दिल कहता है या गुड कंसेंस कहता है, वही इक्विटी है। तो क्वेश्चन ये बना था कि इक्विटी किस पर आधारित है। तो आपका चार ऑप्शन दिया था। तो आपका अंतर चेतना या अंतर आत्मा कहिए, या जो बातें किससे निकले, अंतः चेतना से। तो अंतः चेतना से क्या बातें निकली? तो एक उदाहरण इस पर देखिए। आपका अंतः चेतना से जो बात निकलती है उस पर एक उदाहरण हम अयोध्या का मामला बताते हैं, क्योंकि आपका यहाँ जो पढ़ना है उदाहरण ही ज्यादा पढ़ना है, सेक्शन तो है नहीं। तो सिद्धांत और उस पर क्या पढ़ना है, लेकिन अभी हम जो दे रहे हैं उदाहरण थोड़ा समझाने के लिए ज्यादा दिया जा रहा है, कानूनी अभी कम दिया जा रहा है। देखिए अयोध्या का मामला आपका कह सकते हैं कि जस्टिस, गुड कंसेंस, नेचुरल जस्टिस, ये तीनों का मिश्रण है और इसी पर गौर किया जाए। देखिए आपका ये भी एक याद रखिए कि उच्चतम न्यायालय केवल लॉ का कोर्ट नहीं है, केवल विधि का ही न्यायालय नहीं है। अर्थात केवल कानून के आधार पर ही फैसला नहीं सुनाता, बल्कि उच्चतम न्यायालय इक्विटी का भी कोर्ट है, साम्य का भी न्यायालय है। और साम्य का मतलब ये हुआ, अभी बिहार में फिर एक बार बता दें, पूछा गया था गुड कंसेंस। गुड कंसेंस का मतलब हुआ कि जो अंतर चेतना या अंतर आत्मा से बात निकले। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो रामलला विराजमान की भूमि, माने जो भूमि है वहाँ, वह रामलला विराजमान को दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर से दिल से ये बात निकली कि इनको तो ये जमीन दी जाती है, लेकिन इक्विटी या समता के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों को भी कुछ जमीन देनी चाहिए। तो 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया सरकार को, और बिना मांगे। मांगा नहीं था किसी ने, मैंने मुस्लिम पक्षकारों ने नहीं मांगा था कि हमें जमीन दूसरी जगह दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय बिना मांगे भी इक्विटी के आधार पर आपका कह सकते हैं कि फैसला दे सकता है, भले आप अधिकार की मांग न किए। ये उदाहरण ये बताता है, यानी कि न्याय के लिए, बराबरी के लिए, ये समता के लिए सब सुप्रीम कोर्ट ने किया, यानी कि ताकि दोनों पलड़े क्या हो जाए, तराजू के बराबर। लेकिन जो भी व्यक्ति साम्य या समता के आधार पर आपका अधिकार न्यायालय से मांग रहा है, तो ये भी नियम है कि उसके हाथ स्वच्छ होने चाहिए। अब ये समस्या है कि हाथ स्वच्छ का मतलब क्या हुआ? तो जैसे कोरोना काल में आप स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर यूज करते थे, तो अब हाथ स्वच्छ होना चाहिए। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए एक एक बिंदुओं को। देखिए आपका जो भी व्यक्ति इक्विटी के आधार पर न्यायालय से हक मांग रहा है, राइट मांग रहा है, तो इक्विटी चूंकि न्याय पर आधारित है, शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय पर आधारित है, अभी बताया जाएगा, अभी शुरुआत कहाँ हुई। अतः उसके हाथ स्वच्छ होने चाहिए। स्वच्छ होने चाहिए का मतलब ये हुआ
ये नहीं कि न्यायालय में हाथ धुल कर आए और सैनिटाइजर लगाकर। स्वच्छ आ जाइए अंदर भाई, आप लोग आइए बैठिए। बैग इधर कर लीजिए, तो आगे बैठने दीजिए। इधर आइए, आगे बैठिए आप लोग भाई। इधर आ जाइए, आगे जगह है, इधर बैठिए। इधर बैठ जाइए, इधर बैठिए, इधर जगह है, बैठिए आराम से। देखिए, आपका स्वच्छ होने चाहिए का मतलब समझिए, ना समझिएगा कि हाथ धुल कर आया है, आपका सैनिटाइजर लगाकर और हाथ धो धुल कर। देखिए, जो भी व्यक्ति न्यायालय से इक्विटी के आधार पर फैसले की मांग कर रहा है, उसका इरादा नेक हो, यानी कि वह स्वच्छ हाथों से आए, ये कानून है। तो स्वच्छ हाथों से आए का मतलब ये हुआ कि उसने न तो फ्रॉड किया हो, न ही उसकी गलती हो। तो एक दो फ्रॉड, एक दो उदाहरण देखा जाए और एक दो उदाहरण गलती का देखा जाए। मान लीजिए एक लड़का है और वह लड़का अपना जालसाजी किया सर्टिफिकेट में और एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। तब तक जाते जाते, फाइनल ईयर जाते जाते पता लगा कि यह लड़का तो फर्स्ट ईयर में बीए के मार्कशीट में जालसाजी किया, परसेंटेज कम था और ज़्यादा दिखाकर फर्जी कंप्यूटर से निकाल कर एडमिशन ले लिया। स्कूल वालों ने उसे बाहर कर दिया। अब गया न्यायालय में कि हजूर 2 साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं, आपका हमें राहत दीजिए। तो न्यायालय साम्य के आधार पर, न्याय के आधार पर, तो न्यायालय ने ये कहा कि भाई, जब आप फ्रॉडिया हो, यानी कि जब आपने ही कपट किया है, तो ये जो इक्विटी है, ये कपट वालों को कोई सहायता नहीं करती। तो आखिर किसको करेगी? जो ईमानदार हो। यानी कि इसका मतलब कि कपट का साम्य में कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति फ्रॉड किया है, अगर वह व्यक्ति न्यायालय में आकर और हक की मांग करता है, तो न्यायालय हक देने से क्या कर देगा? इनका। तो लड़के को कोई रिलीफ नहीं दी गई और कहा गया कि आप कपटी हैं, तो कपटियों के लिए ये जो उच्च विचार या उच्च पवित्रता या साम्या है, ये कोई सहयोग नहीं करेगी। दूसरा उदाहरण देखा जाए कि जो भी व्यक्ति न्यायालय में आए, आपका फिर एक बार याद रखिए, कैसे आए? स्वच्छ हाथों से। तो इस पर थोड़ा समझने का प्रयास करिए भाई। पहला दिन है, पहला दिन दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए कि इक्विटी होती क्या है। और शुरुआती दौर में ही 2 लाइन में बताया था, लेकिन उदाहरणों से थोड़ा दिमाग में बैठाइए कि इक्विटी किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, फिर उस चिड़िया, दो लुटेरे थे और दो लुटेरे लूट किए, राजमार्ग पर ही मान लीजिए लूट करवा दिया जाए। और जब लूट कर लिए, तो लूट के सामान के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गए, आपस में लड़ गए, यानी कि आपस में ही उनका डिस्प्यूट हो गया। तो एक जो लुटेरा था चला गया कोर्ट में और कोर्ट में जाकर ये कहा कि हजूर, हम लोग साथ में लूट किए, साथ में 2 बूंद लिए थे, यानी कि 2 बूंद मतलब शराब पिए थे, और अब ये हमारा लूट का हिस्सा हमें नहीं दे रहा है, अतः आप हमारे ये जो लूटे हैं सामान, उसका क्या कर दीजिए? बंटवारा। तो आप लोग खुद बताइए, जो न्यायालय में बंटवारा कराने गया है, क्या उसके हाथ स्वच्छ हैं कि गंदे हैं? तो क्या न्यायालय कोई सहयोग करेगा इक्विटी के आधार पर? तो दोनों को भेजा गया जेल। यानी कि एक तो लूट किए हो और आ रहे हो कि लूट का माल बंटवा दीजिए, तुम तो खुद दोषी हो, जाओ जेल। यानी कि इक्विटी, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी जो मांग रहा है, उसका जो आचरण होना चाहिए वो गलत न हो, बल्कि उसका आचरण क्या होना चाहिए? सही। अब आइए उत्पत्ति से देखा जाए। एक क्वेश्चन बिहार का बताया गया, फिर मैं बता रहा हूँ, अब आगे बता, अभी अब चलेगा कि इक्विटी का आधार क्या है, किस पर आधारित है? गुड कंसेंस, अंतः
उपकरण, ये जरूर याद रखिए, यानी कि जो दिल से बात निकले। दूसरा बिहार का क्वेश्चन देखिए जो पूछा भी गया था, 2 क्वेश्चन तो कम से कम निकल ही जाए आज। देखिए आपका, अब हमें इक्विटी की उत्पत्ति से देखना है, और उत्पत्ति डिटेल में हम बताएंगे कल से, परिभाषा उत्पत्ति। लेकिन उत्पत्ति जब भी देखिए आपका, रोम पहले हम देखेंगे, रोम से इंग्लैंड पहुंचेंगे, ये मेंस में भी आता है, डिटेल में बताया जाएगा। और इसके बाद आपका भारत हम आ जाएंगे। ध्यान से एक एक पॉइंट समझिए। अब क्वेश्चन बिहार में ये बनता है कि आपका कह सकते हैं कि साम्य की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो जहां तक साम्य की उत्पत्ति की बात है, जन्म अगर पूछे, बर्थ पूछे, तो साम्य का बर्थ पूछेगा तो कहाँ मार कराएंगे, रोम। इसी प्रकार हम लिखवा देंगे। अगर न्यास की उत्पत्ति पूछे, ये बिहार में एक बार दोनों क्वेश्चन जे में आया था, साम्य की भी उत्पत्ति पूछ दिया था और न्यास की भी। तो न्यास की भी उत्पत्ति पूछे तो रोम ही मारिए। फिर एक बार हम बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन एक ही बार आया है। अगर साम्य की उत्पत्ति पूछे तब भी रोम मारना है, अगर आपका न्यास की उत्पत्ति पूछे तब भी रोम मारना है, और अगर जूरिस्प्रूडेंस की, ये भी यूपीजे में आ चुका है कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई सर्वप्रथम, तब भी रोम ही मारना है। यानी कि 3 क्वेश्चन एक लाइन में समाहित किए गए। फिर एक इसको समझिए भाई, रट्टा मारना है ये सब। साम्य की उत्पत्ति का श्रेय किसको है, रोमवासियों को। न्यास की या ट्रस्ट की उत्पत्ति का श्रेय किसको है, रोमवासियों को। ये दोनों क्वेश्चन इसके पहले वाले बिहार जे में एक साथ ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जाकर साल पेपर देख सकते हैं आप दोनों। इसी के साथ जहां जहां जिसकी उत्पत्ति हुई है, 2-3 क्वेश्चन और कोरिलेट कर लेना चाहिए। आपका उत्पत्ति में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस या विधिशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई, रोम में ही। संसद की जननी कौन सा देश है, इंग्लैंड। और आपका संविधान की उत्पत्ति कहाँ हुई, इंग्लैंड में। लेकिन अगर दे दे लिखित संविधान का जन्म कहाँ हुआ, सर्वप्रथम तो अमेरिका मारेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है, लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो आगे संविधान में हम पढ़ाएंगे। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो वह आपका अमेरिका मारना है, इंग्लैंड नहीं। इसको हम एक जगह लिखवाते समय ये जो 5-6 पॉइंट हैं, इसको अलग अलग एरो बनाकर लिखवाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखा जाए पहले रोम चला जाए। देखिए रोम में आपका ये भी क्वेश्चन बन चुका है। रोम में आपका प्रारंभिक जमाने में आप भी जानते हैं कि राजा हुआ करते थे, यानी कि सम्राट हुआ करते थे। सम्राट अपना न्यायाधीश नियुक्त करते थे, और न्यायाधीश जो थे वे सम्राट द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों के अनुसार न्याय करते थे। तो रोम में क्या हालात थे ये देखा जाए। जहाँ तक रोम की बात है, राजा ने नियुक्त किया था न्यायाधीशों को, और उसे कहा जाता है प्रेटर, प्रेटर। अब ये भी बिहार में क्वेश्चन आ चुका है प्री में, कि आपका ये क्वेश्चन आया है बिहार में कि साम्य की उत्पत्ति रोम में किसके द्वारा की गई थी, तो क्या मार कराएंगे, प्रेटर। अब प्रेटर होते क्या थे, वर्तमान समय में जो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं भारत में, याद रखिए सीआरपीसी में पढ़ाया जाएगा, जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, अर्थात जो ये पीसीएस जे से भर्ती होकर जाएंगे
जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसी को इंग्लैंड में क्या कहा जाता था उस समय? प्रेटर। तो अगर कोई पूछे कि प्रेटर का मतलब, तो समझाना हो तो क्या समझाएंगे आप? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समान। फिर एक बार देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समान रोम में उस समय प्रेटर होते थे। तो इस समय जो हमारे यहाँ कौन है, पीसीएजे वाले भर्ती होकर जाते हैं, तो वहाँ क्या कहा जाता था उस समय? प्रेटर। अब ये नहीं कि प्रेटर क्या है पूछिएगा, आगे बताया जाएगा। तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्या है? समान। अब रोम के राजा जो थे वह कानून बना दिए, और प्रेटर क्या करते थे? उन कानूनों के अनुसार वह निर्णय देते थे। लेकिन प्रेटरों को एक अधिकार था, और वही अधिकार इक्विटी या साम्य का जन्मदाता बना। राजा ने प्रेटरों को यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों को ये अधिकार दे रखा था कि अगर कोई मामला या मुकदमा आपके पास आता है और उस मुकदमे के निपटाने के लिए कोई कानून में प्रावधान नहीं है, तो आप अपने मन से, अर्थात आप न्याय के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर, यानी कि जस्टिस के आधार पर, नेचुरल जस्टिस के आधार पर, गुड कंसेंस यानी कि अंतर आत्मा की आवाज पर आप फैसला सुना सकते हैं। तो जैसे ही ये पॉइंट आया कि राजा ने प्रेटरों को ये अधिकार दे दिया कि जिस मामले में कोई कानून न हो, ये प्रेटर क्या कर सकते हैं? अंतर आत्मा या अंतर चेतना या अंतःकरण या दिल से जो बात उनके निकले, उस आधार पर वो क्या सुना सकते हैं? फैसला। लेकिन कब? जहाँ कानून हो कि न हो? हाँ, न हो। ये नहीं कि जहाँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ कोई कानून न हो। तो भाई इक्विटी भी तो मैं लगातार यही बताऊंगा कि जहाँ किसी विषय पर कोई कानून न हो, तो न्यायालय साम्य के आधार पर न्याय देने के लिए, नेचुरल जस्टिस का पालन करने के लिए, जो उसकी दिल से बात निकले वो फैसला सुना दे। और इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं? साम्य। तो प्रेटर ये करते थे। अब इसको डिटेल में हम आगे बताएंगे, क्योंकि आज इतिहास ही एक केवल बताना है, और आपका कह सकते हैं कि कल डिटेल में जो शुरू होगा, एक एक छोटी छोटी बातें वो कल। अब ये रोम के बाद ये जो साम्या की उत्पत्ति हुई, ये इंग्लैंड में पहुंची। इंग्लैंड का इतिहास देखिए, बिहार में फिर क्वेश्चन दो तीन निकाल देंगे हम। इंग्लैंड में किंग्स बेंच थी, यानी कि राजा का न्यायालय। जो इंग्लैंड में, ये बात याद रखिए, जहां तक इंग्लैंड की बात है, वहां जितने न्यायालय हैं वह सम्राट या क्राउन के न्यायालय हैं, और सभी न्यायालय क्राउन के प्राधिकार से, वहां के क्राउन के अथॉरिटी से ही निर्णय देते हैं। अर्थात ये माना जाता है कि जो इंग्लैंड का सम्राट है उसे फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है, न्याय का फव्वारा। अर्थात जहाँ से न्याय क्या निकले, न्याय निकलता है। अतः इंग्लैंड के राजा ने चांसरी न्यायालय, अर्थात चांसरी न्यायालय स्थापना की। और जो चांसरी न्यायालय था, जिस प्रकार प्रेटरों का काम था, वही काम किसका इंग्लैंड में हो गया? चांसरी न्यायालय। तो अब जो क्वेश्चन बिहार का अटैक किया है कि इंग्लैंड में किस न्यायालय को साम्य न्यायालय कहा जाता था, ये 4-5 बार रिपीट किया है, गलत न हो। क्या नाम था उसका? चांसरी न्यायालय। भाई एक एक नाम याद रखे ना, क्या नाम था? चांसरी न्यायालय। अब ये न्यायालय कैसे गठित हुए, क्या ये तो इतिहास में हम बताएंगे, लेकिन हल्का सा ये देखिए कि ये न्यायालय जो थे आपका
अगर कोई विवाद उत्पन्न होता था, ध्यान समझिए, अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ और उस विवाद के निपटारे के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, तो ये न्यायालय जो चांसरी न्यायालय थे, ये करते क्या थे? ये न्यायालय आपका जो उचित हो, जो न्यायपूर्ण हो, जो न्याय संगत हो, या जो उनके दिल से बात निकलती थी, उस आधार पर वे उस मामले में फैसला सुना देते थे। यानी कि कुल मिलाकर ये जहां कानून का अभाव था, जहां कानून था ही नहीं, उन मामलों में ये न्यायालय न्याय देते थे, निर्णय सुनाते थे, और बहुत ज्यादा निर्णय सुनाने लगे। तो बहुत ज्यादा आने लगे, तो अंत में जाते जाते दो कानून बना, और ये भी बिहार में क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से तैयार रखिएगा। 1873 और 1875 ये क्वेश्चन आ चुका है। इंग्लैंड में दो कानून बनाया गया, आपका द जुडिकेटर एक्ट, यानी कि हिंदी में कहा जाता है न्याय तंत्र अधिनियम। बताया जाएगा आगे डिटेल में। द जुडिकेटर एक्ट यानी कि न्याय तंत्र अधिनियम 1873 और 1875 पास किया गया, और इसके द्वारा जो ये चांसरी न्यायालय थे, इनको समाप्त किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ ये बना है कि चांसरी न्यायालयों को किन कानूनों द्वारा समाप्त किया गया? तो भाई सन वाइज भी बना है, कानून का नाम भी बना है। तो सन वाइज क्या क्या मारेंगे? 1873 और 1875, और कानून का नाम पूछ ले तो फिर याद रखिए, द जुडिकेटर एक्ट, यानी कि हिंदी में न्याय तंत्र अधिनियम। कब कब पास हुआ, यही पूछा गया था बिहार में आपका 73 और 50। अब समस्या देखिए। चांसरी न्यायालय तो समाप्त हो गए, लेकिन इक्विटी बनी रही। अब जो सामान्य न्यायालय थे, यानी कि जो रेगुलर कोर्ट वहाँ के थे, चांसरी न्यायालय तो अलग था साम्य के आधार पर, वहाँ के जो रेगुलर कोर्ट थे, उन न्यायालयों को अब विधि के आधार पर भी निर्णय देने की क्षमता और साम्य के आधार पर भी निर्णय देने की क्षमता दे दी गई। यानी कि साम्य न्यायालय समाप्त हुए, साम्य समाप्त नहीं हुई। आज भी साम्य क्या है, उसी तरह क्या है, कायम। ये ना कह दीजिएगा कि समाप्त हो गई। अब इंग्लैंड के बाद भारत में आ जाए कि भारत में क्या नियम है। तो भारत में इतिहास हम नहीं बताएंगे, वर्तमान नियम हमें देखना है कि वर्तमान नियम भारत में क्या है, क्योंकि इतिहास बहुत लंबा चल जाएगा और आज केवल भूमिका ही देखी जा रही है। तो जहां तक भारत की बात है, भारत में क्या, अब देखिए, क्या भारत में अलग से कहीं आपको इक्विटी कोर्ट या साम्य न्यायालय दिखाई देता है कि नहीं? नहीं दिखाई देता। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो सामान्य न्यायालय हैं, वह विधि के आधार पर भी निर्णय देते हैं और साम्य के आधार पर भी। यानी कि भारत में जो कोर्ट हैं, वह इक्विटी कोर्ट भी हैं और आपका लॉ का भी कोर्ट है। यानी कि कानून के आधार पर भी भारत के न्यायालय निर्णय दे सकते हैं, और किस आधार पर? आपका विधि के आधार पर। अब एक एक करके कम से कम दो तीन अनुच्छेद चला जाए। एक संविधान का अनुच्छेद 142 पढ़ना है, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है। सीआरपीसी की धारा 482 इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और सीपीसी की धारा 151। लेकिन एक बार केवल आपका जो संविधान है वहीं देखा जाए। देखिए, उच्चतम न्यायालय
विधि के आधार पर भी निर्णय दे सकता है, तो विधि का हो गया। और जहाँ कोई कानून न हो आपका, वहाँ वह भारत का उच्चतम न्यायालय गुड कंसेंस के आधार पर भी फैसला सुना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का सुप्रीम कोर्ट विधि का भी न्यायालय है और साम्य का भी। अलग भारत में न्यायालय नहीं है, एक ही न्यायालय में दोनों शक्तियां क्या हैं, समाहित। और अगर पूछे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट शुद्ध रूप से इक्विटी कोर्ट है, तो कौन सा अनुच्छेद आप मारेंगे, 142। यानी कि न्याय के लिए अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है, तो कौन सा आप अनुच्छेद मारेंगे संविधान का, 142। लेकिन एक प्रतिबंध हमेशा लगाए रखिएगा, जो कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है साम्य के आधार पर उसका उल्लंघन नहीं किया सकता। ये जरूर याद रखिए, क्योंकि भले सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे लेकिन कानून का उल्लंघन न करे। तो ये तो सीआरपीसी और सीपीसी बाद में बताया जाएगा। अब आइए आपका देखा जाए, जो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं आपका एक एक करके, कि जो पहला क्वेश्चन उठाया जाता है वह नेचर ऑफ इक्विटी, यानी कि साम्य की प्रकृति क्या है। इससे आपका इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि साम्य का नेचर क्या है। अभी परिभाषा हम नहीं उठा रहे हैं, पहला जो पॉइंट हम उठा रहे हैं आपका एक एक करके शुरू किया जाए, उसके बाद इतिहास तमाम चीजें शुरू होंगी। लेकिन सबसे पहले नेचर जाना जाता है कि आखिर इक्विटी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो आपका इक्विटी के प्रकृति को मेंस में भी पूछा गया है 6-7 पॉइंट बनाकर, और उसी में 7-7 6-6 लाइन लिखना है। तो जो साम्य की प्रकृति, पहली प्रकृति है कि जो ये साम्य है अंतःकरण पर आधारित है, अंतःकरण पर आधारित है। और ये नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय, या इसको हिंदी में कहते हैं नैसर्गिक न्याय पर आधारित है। इसको समझिए थोड़ा। यानी कि साम्य के न्यायालय जब भी कोई फैसला सुनाते हैं तो ऐसी दशा में अंतःकरण पर वह फैसला आधारित होता है जो गुड कंसेंस है। आपका यही साम्य का मुख्य बेस भी है, और साम्य या इक्विटी इसी पर आधारित है। और बिहार में इस बार फिर हम तीसरी बार बता रहे हैं कि बिहार में इस बार पूछा भी गया था कि इक्विटी का मतलब क्या हुआ। तो इक्विटी का मतलब ये हुआ किस पर आधारित है, गुड कंसेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मामला न्यायालय के सामने आता है और कानून का कोई कानून ही नहीं है या कानून अपूर्ण है, तो न्यायालय उस मामले में जो न्यायाधीश के हृदय से बातें निकली कि क्या होना चाहिए या क्या इस मामले में उचित है, वह फैसला सुना सकता है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतर आत्मा से न्यायाधीश के आवाज निकली और उस आवाज को वह साम्य के आधार पर शब्दों में व्यक्त करके निर्णय सुना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कह सकते हैं कि साम्य अंतर आत्मा की आवाज पर आधारित है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो साम्य है, अंतरात्मा मतलब क्या हुआ, शुद्ध सोच की अशुद्ध सोच, शुद्ध यानी कि सच्चाई पर, इसका मतलब ईमानदारी पर, यानी कि साम्य सच्चाई पर आधारित है, ईमानदारी पर आधारित है। और साम्य में फ्रॉडियों का, यानी कि आपका कपटियों का या फ्रॉड का कोई महत्व नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति फ्रॉड किया है और फ्रॉड करके न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग साम्य के आधार पर करना चाहता है,
तो उस व्यक्ति को क्या न्यायालय कोई सहायता देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये जो साम्य है ये आपका सच्चाई पर आधारित है, ईमानदारी पर, और कपट करने वालों को साम्य में कोई स्थान नहीं है। और मैं बताया भी था कि एक विद्यार्थी था जो फ्रॉड करके क्या ले लिया था, एडमिशन, और बाद में गया हक मांगने। तो तुम खुद दोषी हो, खुद फ्रॉड किए हो, तो क्या न्यायालय तुम्हें कोई सहायता करेगा न्याय के आधार पर? नहीं। तो अंतःकरण बताया गया। दूसरा हमने बता रखा है, पहला नेचर हम चल रहे हैं कि ये जो इक्विटी है ये किस पर आधारित है, इसका नेचर क्या है? नेचुरल जस्टिस, यानी कि प्राकृतिक न्याय। अब आपको थोड़ा नेचुरल जस्टिस भी देखना है कि प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या हुआ। देखिए भाई, देखिए, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है, और जब एडी ला यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब आप पढ़ेंगे तो बिहार के लिए वहाँ तो प्राकृतिक न्याय कम से कम 4 दिन लगेगा पढ़ाने में, लेकिन अब भाई हमें तो इक्विटी में पढ़ाना है, तो 4 दिन में नहीं, 4 मिनट में समाप्त कर देना है, 4 लेक्चर नहीं। देखिए, आपका नेचुरल जस्टिस का मतलब पूछा जाता है, तो आपका रिज वर्सेज वाल्डविन का केस आया। रिज वर्सेज वाल्डविन, जो ये केस है ये प्राकृतिक न्याय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बिहार में पूछा भी जाता है, रिज वर्सेज वाल्डविन। अब ये समस्या है कि नेचुरल जस्टिस क्या है, प्राकृतिक न्याय क्या है। तो इस केस में भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि प्राकृतिक न्याय की हूबहू परिभाषा देना संभव नहीं है। यानी कि तो आप परिभाषा देना संभव नहीं है, तो एक परिभाषा तो अपने मन से बनानी ही पड़ेगी। तो सबसे आसान परिभाषा इंटरव्यू में पूछा गया था एपीओ के जे के भी, कि नेचुरल जस्टिस क्या है। तो बस एक लाइन बताइएगा कि नेचर के रूल के अनुसार, यानी कि प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करना नेचुरल जस्टिस है। यानी कि जो प्रकृति के नियम हैं उनका पालन करते हुए जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपने प्राकृतिक न्याय का क्या किया है, पालन। तो प्रकृति के नियम कितने हैं? तो प्रकृति के अगर नियम आगे पूछा जाए तब आप बताइएगा कि प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला है आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरा है रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम। और तीसरा रीजन डिसीजन, यानी कि जब भी कोई निर्णय दीजिए उसका क्या दीजिए आप, कारण। तर्कानुमोद्य निर्णय, आपने ये फैसला क्यों दिया, उसके पीछे क्या करिए, कारण लिखिए। ये 3 प्रकृति के नियम है। तो एक एक लाइन तीनों समझना है। दूसरे पक्षकार को सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय किसी मामले में कोई फैसला सुनाता है तो कम से कम विपक्षी को भी एक बार सुनवाई का मौका दे। मान लीजिए अभियुक्त हैं और न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चल रहा है न्यायालय में, तो न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वह अभियुक्त की बातों को भी सुने, अभियुक्त के पक्ष को भी सुने, और बिना अभियुक्त के पक्ष को सुने हुए फैसला सुनाना नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए तमाम प्रावधान है। ये जो सिद्धांत है ये आदिम आदिम काल से चला आ रहा है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, और बाइबिल में इसका उदाहरण भी मिलता है, और वहाँ से इंग्लैंड के न्यायालय उदाहरण लेकर और वो में अपने निर्णय में लिखे हैं। देखिए, उदाहरण हम भी बता रहे हैं। देखिए, आपका उदाहरण ये मिलता है कि स्वर्ग में आपका कह सकते हैं भगवान ने
एक आदमी को नियुक्त किया कि तुम इन बागीचों की देख रेख करना, हम जा रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि जैसे ही भगवान स्वर्ग से गए, आदमी निकला लालची और आम तोड़कर क्या कर लिया, खा लिया। और जबकि भगवान ने मना किया था कि फल न तोड़ना, केवल क्या करना, देख रेख करना। यानी कि इसका मतलब हुआ कि लालची व्यक्ति निकला, मनुष्य लालची निकला, फल तोड़कर खा लिया। तो भगवान आए। तो यही आपका रिजवना वाल्डविन इत्यादि में कहा गया कि भगवान ने भी मानव को स्वर्ग से निकाला, लेकिन आडि अल्ट्रम पर्टम यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनों का पालन किया, मनुष्य को पूरा सफाई का मौका दिया। और भगवान ने पूछा कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने फल तोड़कर क्यों खाया। और उस मानव ने जवाब दिया। उसके बाद जवाब से संतुष्ट न होते हुए आपका मैंने भगवान ने उसे क्या कर दिया, स्वर्ग से बाहर कर दिया। और आज भी मानव देख रहे हैं, धरती पर हैं, इसके बाद स्वर्ग का नशा उतर गया और कभी स्वर्ग में गया नहीं। यानी कि जब से उस समय से स्वर्ग में से निकला, आज भी मानव कहाँ है। अब देखिए, अब कल्पना की वास्तविकता उससे हमें मतलब नहीं है। जो आपका लिखा गया है बाइबिल में, वो बताया जा रहा है। अब कोई कल्पना माने, वास्तविकता माने, उससे हमें मतलब नहीं। कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, इससे हमें मतलब नहीं है। तो भाई, चूंकि और भी सब्जेक्ट चलाने हैं,